नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। छत्तीसगढ़ में नासूर बन चुका नक्सलवाद बीते 5 दशकों से केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चुनौती बना हुआ है। सत्ता परिवर्तन के साथ नक्सली वारदातों में उतार चढ़ाव जरूर होते रहे हैं, लेकिन अब तक नक्सल उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसे में 5 साल बाद सूबे की सत्ता में बीजेपी की वापसी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल में छत्तीसगढ़ से लाल आतंक के खात्मे का ऐलान किया था, जिसका असर भी 7 महीनों के अंदर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान औसतन हर महीने 21 और 7 महीनों में 147 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इस दौरान 648 नक्सलियों की गिरफ्तारी तो 1200 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। साथ ही 32 नए कैंप खुले, जिनके जरिए लगातार जवानों की पहुंच घोर नक्सल प्रभावित इलाकों तक हो रही है। वहीं 29 नए कैंप खोलने की तैयारी है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाएं देने के लिए सरकार के द्वारा नियत निल्लार योजना चलाई जा रही है। अब इसी मोर्चे को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो नक्सलवाद के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ऐसे में आज चर्चा शाह चलेंगे चाल, नक्सली होंगे बेहाल के इसी मुद्दे पर। केंद्र की मोदी और राज्य की शाह सरकार नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की ओर आगे बढ़ चुकी है। प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो नक्सल विरोधी अभियानों पर मैराथन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक कर लाल आतंक के खात्मे का फाइनल खाका भी तैयार करेंगे। हालांकि गृह मंत्री के इस दौरे से पहले प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। बहरहाल इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में खत्म होगा नक्सलवाद, शाह ने तैयार किया मास्टर प्लान। जी हां, छत्तीसगढ़ में नासूर बन चुकी नक्सली समस्या को जड़ से मिटाने के टारगेट को लेकर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस दौरान सुरक्षा बलों को भी बड़ी सफलताएं हाथ लग रही है। अब इसी मोर्चे को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही नक्सली हिंसा पर नियंत्रण की स्थिति के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अमित शाह का ये दौरा इस वजह से भी अहम है क्योंकि रायपुर में बैठकर वो देश से नक्सलवाद के खात्मे पर एक हाई प्रोफाइल बैठक लेंगे। इस अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के अलावा केंद्र सरकार के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भी शामिल होंगे। माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ आगमन है। पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ताकत के साथ नक्सलिज्म के विरुद्ध कार्यवाहियों के लिए और लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की भी समीक्षा के लिए वो आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तंज कसा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। अमित शाह यहां आ रहे हैं और मीटिंग ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हावी है और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित है। और यही वजह है कि अमित शाह राज्य की बीजेपी सरकार को चेतावनी देने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हावी है और कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित है। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी आकर यहाँ मीटिंग ले रहे हैं कि थोड़ा चेत जाओ,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सही काम करे, ये इसलिए वो चेतावनी देने यहाँ आ रहे हैं। दरअसल राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल में छत्तीसगढ़ से लाल आतंक को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया था, जिसके बाद से ही प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें सरकार और सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिली है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि शाह के दौरे से पहले नक्सलवाद की समस्या को लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मैराथन मंथन में लाल आतंक के खात्मे को लेकर क्या समाधान निकल कर आता है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं परेश बागबाहरा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, शशि भगत जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बीएस रावटे जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज हैं छत्तीसगढ़, पीएस रथ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अजय त्रिपाठी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रावटे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रावटे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही जी। रावटे जी, जो भी अभी तक चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता आ पार्टी रही है जी, जो भी अभी तक चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद समाप्त करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, वो आपकी नजर में कितना उचित थे? और क्या नक्सलवाद, जिस तरह से अमित शाह जी आ रहे हैं दौरे पे, उन्होंने सुना है कि काफी सख्त कदम उठाने वाले हैं, इससे नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा क्या? देखिए, जहां तक नक्सल समस्या का समाधान है जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सिर्फ नाटक कर रहे हैं। ये नक्सल समस्या खत्म नहीं कर रहे हैं, आदिवासियों को खत्म कर रहे हैं जी, आदिवासियों को खत्म करने का इनका प्लान है जी। आज देखिए, पहले बीजेपी की सरकार थी 15 साल, वहां कितने कांड हुए, सारकेगुड़ा, एडासमेटा, ताड़मेटला, ये तमाम का आज तक जांच नहीं हुआ, और जांच भी हुआ है तो उसको जी जी बोलिए। पार्टी उससे पहले हुआ था, लेकिन 5 साल कांग्रेस रही, लेकिन झीरम घाटे का जांच नहीं कर पाई। तो ये लोग सिर्फ अपनी योजना चलाते हैं और आदिवासियों को कैसे खत्म करेंगे इस पर इन लोग फोकस करते हैं। रमन सरकार के समय 600 गांव उजड़े थे सलवा जुड़ूम में जी। अब इन लोग कुछ और चला रहे हैं, नियत ने नार मतलब जो 600 गांव उजड़े थे उसमें कितने गांव को बसाए, ये गांव को कोई नहीं बसा पाए। पूरे गांव के लोग आंध्रा, उड़ीसा, तेलंगाना में भटक रहे हैं आज भी। हमने राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराए थे जब आई थी तब, लेकिन यहाँ आदिवासियों को कोई सुनने वाला नहीं है। इनको सिर्फ गद्दी चाहिए, शासन प्रशासन में अधिकार चाहिए जी। अगर ऐसा होता तो सारे लोगों को भी वापस लाके बसा देते यहाँ पर। आज तक टीम नहीं बनी इनको वापस लाने के लिए, न कोई चर्चा होता है जी। तो आदिवासी बेखौफ मारे जा रहे हैं, चाहे नक्सल के द्वारा मारे जाए, चाहे पुलिस के द्वारा मारे जाए, मरेगा आदिवासी, आप लिख के रख लीजिएगा जी। और कोई भी योजना शाह जी लाए वो पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि कश्मीर में इनका योजना हम लोग देख चुके हैं और 6 महीने बाद फिर मेरे को बुलाइए, मैं इनका पूरा तार कर दूंगा। आज 5000 लोग कम से कम जेलों में बंद है आदिवासी। उनको छोड़ने की कई बार बात हुई, लेकिन निर्दोष आदिवासी जेल में बंद है और वो 5 साल 10 साल बाद छूटेंगे तो वो का राम नाम जपेंगे, वो भी गुस्से में बंदूक उठाएंगे। तो रावटे जी, तो सरकार की कोई योजना ठीक नहीं चल रही है और सरकार बाहर से एक्सपर्ट बुलाते हैं। रावटे जी, नक्सलवाद की समस्या आपके नजर में कैसे समाप्त होगी? हाँ, उसी बिंदु पे
उसी बिंदु पे आ रहा हूं। नक्सलवाद की समस्या को दूर करना होगा तो आप बाहर से एक्सपर्ट बुलाते हैं। यहाँ के आदिवासियों के साथ बैठ के कभी चर्चा किए, कभी समाज प्रमुखों के साथ बैठ के चर्चा किए, जो रोज जंगल में रहते हैं, नक्सलाइटों के बीच में रहते हैं, पुलिसों के बीच में रहते हैं, उनसे कभी चर्चा नहीं करते और बाहर से एक्सपर्ट बुला के चर्चा करते हैं। जिनको जीना है, जिनको मरना है, उनके साथ चर्चा करना चाहिए। और चर्चा करने के बाद कोई बात आती है, एजेंडा। हम लोगों ने प्रयास किया था यहाँ पर सिविल सोसाइटी के रूप में रायपुर में कि सरकार हम लोगों के माध्यम से बात करे, और कोशिश भी किए थे, लेकिन सरकार कभी हम लोगों को आज तक बुला के नहीं पूछी कि आप लोगों की समस्या क्या है और इसका समाधान क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। हम चाहते हैं विकास हो, हर आदमी पढ़े। आप 20 साल 25 साल हो गए, आदिवासियों को लंगोटी नहीं बदल पाए। विकास की बात करते हैं, आदिवासियों को लंगोटी नहीं बदल पाए, शिक्षा कब देंगे? आज शिक्षित नहीं हमारे आदिवासी, टाई कोट कब पहनाएंगे बाबा साहब अंबेडकर की तरह? आपकी कोई योजना नहीं है। स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो बिल्डिंग नहीं है। आज नीट परीक्षा लेते हैं आप ऑल इंडिया स्तर पे, बस्तर में सब्जेक्ट तक टीचर नहीं है, उसको दिल्ली डीपीएस स्कूल, ज्ञान गंगे स्कूल के बच्चों के साथ कम्पीट कराते हैं। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, ये कौन देखेगा? और आप लोग बोलते हो कांग्रेस बीजेपी, ये सब सत्ता सुखभोगी है, ये अपने अपने एजेंडा में काम करते हैं, आदिवासी कोई परवाह नहीं है। चलिए रावटे जी, आपने बीजेपी कांग्रेस की बात कही है तो सबसे पहले बाघ बेहरा जी से ही बात कर लेते हैं। बाघ बेहरा जी, जो एनसीबी की आंकड़े हैं उसके अनुसार तो 2004 से अगर केंद्रीय स्तर पर बात करें तो 2004 से 2014 तक जो आंकड़े हैं, 2014 के बाद 2023 तक के जो आंकड़े हैं उसमें लगभग 50% की कमी आई है। चाहे जवानों के शहीद होने की बात हो, नक्सलियों को मारने की बात हो, उतनी बढ़ गई है। इस तरह की कई जो आंकड़े हैं वो तो केंद्र सरकार की तरफ से भी संतोषजनक है, और जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो भी संतोषजनक है। नक्सलियों को सरेंडर करने के मामले में, मुठभेड़ के मामले में, शहीद होने के मामले में हमारे जवानों के, या नक्सलियों को मारे जाने के मामले। लेकिन अभी रावटे जी ने कहा कि इससे समस्या का समाधान होना नहीं है। हालांकि सख्ती के साथ अब जो ऐसा महसूस हो रहा, प्रतीत हो रहा है कि शाह जी आएंगे, पूरा खाका तैयार करेंगे, 3 दिन तक बैठक होगी, इस तरह सारे राज्य जो भी आपके छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं या जहां भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं वहां पूरी तरह से उसके खात्मे के लिए योजना बनेगी। लेकिन जब तक सैद्धांतिक रूप से, सामाजिक रूप से या विचार के तहत आप इनसे बात नहीं करेंगे, आदिवासी संघ के लोगों से, जैसे रावटे जी कह रहे हैं, जो नक्सलियों के बीच में रहे या घोर जंगलों में रह रहे हैं, तब तक इसका समाधान होने वाला नहीं है। परेश जी। जी देखिए, ऐसा है, आदरणीय अमित शाह जी जो यहाँ पर आ रहे हैं जी, वो इंटर स्टेट जो है एक समन्वय जो समिति इन्होंने बनाई है उससे वो चर्चा करेंगे जी, जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के बेस ऑपरेशन में फोकस करने वाला होगा। जो नक्सल मुद्दे पे आगे क्या प्लानिंग किया जाए और पिछले बार जो प्लानिंग किया था उसमें क्या किया गया, उसकी वो उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे जी। 7 राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं और वहां के जो डीजीपी हैं और केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं इसमें सम्मिलित होंगे जी, और सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें झारखंड और तेलंगाना के भी जो आदरणीय जो चीफ सेक्रेटरीज हैं और डीजीपी हैं वो भी इस समन्वय समिति में, कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होने वाले हैं जी। इसलिए ये तय किया जाएगा कि जो जिस तरीके से जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जिस प्रकार की और सुविधाओं की जो जरूरत है, जिस तरीके से नक्सल क्षेत्र में क्या क्या विकास के काम जो पिछले बार तय किए गए थे उसकी क्या स्थिति है, और जो नियत निर्लनार जो अभियान वहां पर जो कार्यक्रम जो चलाया गया है जिसमें करीबन 32 कैंप अभी तक चालू कर दिए गए हैं, 29 कैंप के ऊपर जो है काम चल रहा है,
जहां के 5 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र आते हैं उन गांव में सरकार की सारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। बिजली, स्कूल, आपका राशन और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं सब वहां तक पहुंचे, ताकि जो मुख्य धारा से उनको जोड़ने से जो बार बार नक्सली रोकते हैं कि सरकार की योजनाएं वो दूर जो जंगल हैं वहां पर जो हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं उन तक पहुंच ना पाए, उसके लिए जो बार बार जो वहां पर अगर सड़क बन रही है, कोई पुल बन रहा है, उसको उड़ाना, उनके मशीन को जला देना, इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं। वहां पर सामाजिक, आर्थिक सारे विकास के तरफ सरकार का ध्यान है। इस कारण से जो 1967 में जहां पर आज ममता बनर्जी जहां की मुख्यमंत्री हैं, वहां के दार्जिलिंग जिले से जो नक्सलबाड़ी से ये जो नक्सलवाद पनपना शुरू हुआ है, जो आज तीसरे चरण में पहुंच करके अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, उसको जो जितने भी नक्सल एरिया अपन समझते हैं उन एरिया को सब तरफ से उनसे संबंधित जो राज्य हैं वहां पर सबको कोऑर्डिनेट करके उनको पुनर्वास नीति से अवगत करा करके उनको सरेंडर करा करके उनके साथ एक चर्चा करने की भी बात है। और अगर कोई बातचीत से नहीं मानेगा और अगर वो नुकसान पहुंचाएगा, देश के संविधान को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके साथ जो संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उसके अंतर्गत उसमें कार्रवाई की जाएगी। परेश जी आपने बहुत अच्छे, परेश जी आपने जो योजना है, जो आंकड़े हैं, जो आपकी कार्रवाई होने वाली है, उस पर आपने बहुत अच्छी बात कही, हमारे दर्शकों तक बहुत अच्छी बात कही। लेकिन सवाल यही है, रावटे जी जो ने कहा कि क्या आदिवासी समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनसे अभी तक शायद सरकार ने बैठक की है? जो उन्होंने आरोप लगाया कि 600 गांव उजाड़े गए थे, उजड़ गए थे, वो इधर उधर भटक रहे, कोई तेलंगाना में भटक रहा, आंध्र में भटक रहे, उनको वापस बसाने के लिए कोई काम किया गया क्या? जी देखिए, यहां पर के जो गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी हैं जी, वो उन्होंने लगातार ये बात कहा है कि हम सबसे चर्चा करना चाहते हैं, और अगर आपको चर्चा करना है तो आप टेलीफोन में भी चर्चा कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो इंटरनेट में बात कर सकते हैं। वो अभी गुधूर जो है झीरम गांव में भी गए, जाकर के लोगों से वहां पर जो बैठक किए, सब लोगों से बातचीत किए, जो वहां पर नक्सल का पूरा एरिया है वहां पर भी दौरा किए, और लगातार जगदलपुर में जाकर के, बस्तर के एरिया में जाकर के वहां पर जो आदरणीय पत्रकार महोदय हैं, वहां पर जो सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों से बुलाकर भी चर्चा किए हैं। सरकार हमेशा चर्चा करने को तैयार है और लगातार चर्चा कर रही है। जी चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपको मेरी आवाज आ रही भगत जी? जी आवाज आ रही जी। भगत जी, जो भी 2 दिन बाद बैठक होनी है, हालांकि ये कम होती है इस तरह की कि सारे राज्यों के पुलिस महानिदेशक, चीफ सेक्रेटरी सब बैठेंगे, निश्चित तौर पर एक खाका तैयार होगा। इस बैठक के क्या परिणाम आएंगे आपको लगता है? बेहतर आएंगे? हालांकि आप विपक्ष में हैं तो आप अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन इस तरह के अगर बैठक होती है और प्रयास होते हैं, और जो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े ये है कि नक्सली मारे गए पूरे 5 साल में भूपेश सरकार में 206, और ये 7-8 महीने में 147 नक्सली मार गिराए गए। इसी तरह मुठभेड़ों में भी कमी आई है, जवानों की शहादत में कमी आई है, 14 अभी तक टोटल हुए हैं, जबकि आपके समय 138 जवान शहीद हो गए थे। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात करें। अगर केंद्र की स्थिति में बात करें तो उसमें भी 50% की लगभग गिरावट आई है। इन ऐसी स्थितियों में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो योजना बना रही है, क्या वो सफल नहीं होगी या होगी? तो आपका विपक्ष इसके लिए क्या साधुवाद देगा वर्तमान सरकार को? जोहार छत्तीसगढ़, ये बात स्पष्ट है कि यदि कोई अच्छा काम करेगा तो हमको उसकी पीठ थपथपाने में कतई कोई गुरेज नहीं है। श्री शाह जी ने ही एक बात कहा था, स्वीकारा था कि कांग्रेस के जमाने में नक्सली हमले या नक्सली वारदात में कमी आई है जी, और ये गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने स्वीकार किया था जी। आप 2003 का मसला देखें तो 3 ब्लॉक से लेके 13 ब्लॉक तक पहुंचने वाला जो नक्सली वारदात है ये रहा है। और हम बहुत ज्यादा बहस नहीं करते हुए मुद्दे पे आते हैं
हम ये कहते हैं कि क्या 2300 नक्सली जो निर्दोष थे, बंद थे जेल में, उनकी रिहाई उसी तरह की 5000 जो नक्सली हैं, नक्सलियों के नाम से फर्जी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, उनकी रिहाई में क्या कदम उठाया जाएगा? क्या उस एरिया में जो भी स्कूल है जी, जो भी स्कूल है उसको दोबारा से चालू कर दिया जाएगा, वहां बिल्डिंग बनाई जाएगी? क्या वहां के लोगों का सुरक्षा, वहां के लोगों की सुरक्षा होगी? क्या वहां खनिज जो उत्पादन हो रहा है उस पे के रहवासियों के लिए लाभांश जाएगा? इस दिशा में यदि कोई काम होता है तो स्वागत योग्य है, जो वहां के लोगों का जो है, वहां के लोगों का जो रहन सहन है वो बढ़े, उसका स्टैंडर्ड बढ़े, वहां का जीवन स्तर बढ़े। नहीं तो वहां के लोगों के द्वारा निकाले गए खनिज, वहां के लोगों के द्वारा निकाला गया, तोड़ा गया जो वनोपज है, वो सारा का सारा दोहन करके बाहर ले जाने का वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, वो स्वागत करने योग्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां हजारों लोग वहां से बाहर चले गए हैं, उनको स्थानीय स्तर पे वहां रखने के लिए जो छत्तीसगढ़ के अंदर क्या व्यवस्था होगी, फोकस इस पे होना चाहिए, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े ओहदेदार नेता हैं, चाहे वो आज के जमाने में मिनिस्टर के पद पे विराजमान हो या फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता जो आज भी मंत्री हैं, उनके यहां रसीद मिली है, और जिनके यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे उनके यहां से नक्सलियों को प्रश्रय मिला है, वो लोग कितना कारगर होंगे इस बात पे निर्भर करता है। और आदिवासियत और आदिवासी की रक्षा करने के लिए, उनकी संस्कृति की रक्षा करने में ये किसी तरह की कोई कोताही ना बरते, तब ये बिल्कुल। भगत जी, आपका बढ़िया सुझाव, आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो आपने बताया सारी चीजें कि लाभांश मिलना चाहिए आदिवासियों को, अगर खनिज से है, वनोपज से है, बाकी और बहुत सारी बातें कही, ये 5 साल भूपेश की सरकार रही, क्या उस दौरान उनको लाभांश मिलता था जो भी खनिज निकलता था, या आपने शुरुआत की थी? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कहा। श्री भूपेश जी की सरकार के अंदर, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, वहां पर ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कुछ ऐसे काम स्कीम निकाले गए थे जिसमें इन्वेस्ट भी किया हुआ था, और वो काम आगे बढ़ाया जा रहा था। ये निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने देखा है, और आप ही के मार्फत इस तरह की चीजें सामने आई है, और ये चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति और आगे आए। जी, चलिए, हमारे साथ रथ साहब हैं। रथ साहब, बहुत सारी बातें हो गई। हमारे रावटे जी ने जो बात कही है, उनका कहना है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब अपनी अपनी गद्दी के लिए सब काम कर रहे हैं। इस तरह की छन छन के बातें भी आती रही हैं। हालांकि नक्सल प्रभावित जो 38 जिले हैं पूरे देश में, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से ही 15 जिले आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो जिले हैं उनके अनुसार उस तरह से फंड भी देती है। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंड लेने के लिए ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बताए जाते हैं, जिले बताए जाते हैं, या जिस तरह से भगत जी ने अपना सजेशन दिया भूपेश सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब वर्तमान में जो हो रहा या जो 2 दिन बाद बैठक होने वाली है, क्या आपको लगता है कि इस शक्ति के बाद, हालांकि नक्सलवाड़ी में जहां से नक्सलवाद पैदा हुआ है वहां समाप्त हो गया, दिया तले अंधेरे वाली स्थिति है वहां, क्या छत्तीसगढ़ भी मुक्त हो पाएगा आगे वाले समय में, जैसा शाह जी ने दावा किया है कि हम इतने दिनों के अंदर नक्सलवाद विहीन कर देंगे छत्तीसगढ़ को? जी देखिए त्रिपाठी जी, जो स्थितियां नक्सलवाड़ी की थी, जैसी वहां की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके की नहीं है। जी, बस्तर इलाका प्राकृतिक संसाधनों से, खनिजों से भरा पूरा इलाका है, और यहाँ के जो खास तौर पे नक्सल प्रभावित इलाके जो हैं वो आयरन ओर, बॉक्साइट से लेकर के सोना, हीरा, इस तरह के तमाम तरह के खनिजों के, और अब जो लेटेस्ट जो छत्तीसगढ़ से उत्पादन होने लगे हैं, बैटरीज वगैरह में जो उपयोग आने वाले धातु हैं, उन सब का भी उत्पादन जो है वो छत्तीसगढ़ से भविष्य में होगा। तो ऐसे रत्नगर्भा धरती जो है, वहां पर संसाधनों का लाभ अगर स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं जो उनको उकसाने वाले तत्व हैं उनके प्रभाव में आएंगे,
और उनका असर जो है खत्म करने में सरकार को परेशानी होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नक्सल समस्या केवल बंदूक की समस्या है? क्या केवल इसको बंदूक के एकदम ज्यादा सैन्यीकरण करके काबू किया जा सकता है? क्या इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या भी सरकार मानती है? तो क्या उसके अनुसार सरकार ये चाहती है कि नक्सली समर्पण करें और राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ें, देश की राजनीति की मुख्य धारा में जुड़ें? क्या सरकार हार्दिक इच्छा ये रखती है? ये सब बड़े प्रश्न हैं जी। क्योंकि आत्मसमर्पण के घोषणा तो बहुत जोर शोर से सरकार नीतियां चलाती है आत्मसमर्पण की, और आत्मसमर्पण हुए भी हैं बहुत ज्यादा इस बीच में जी। नक्सली कमजोर भी हुए हैं, ये भी कहा जाता है। लेकिन आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या केवल उनका इस्तेमाल बचे हुए नक्सलियों के सफाई के लिए हो रहा है और उसके बाद उनको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसे सलवा जुड़ूम के बाद छोड़ दिया गया था? तो ये नक्सलियों को आपस में, आदिवासियों को आपस में लड़ाने की कहीं साजिश तो नहीं है, जैसा कि रावटे जी कह रहे थे कि उन्हें भाजपा और कांग्रेस दोनों पे ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के समय में ग्रीन हंट चला था और अभी अमित शाह जी के समय में सफाई अभियान जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से मुठभेड़ का दौर लगातार 1000, 1500, 2000 पुलिस बल फील्ड में निकलता है और फिर एक साथ बड़े पैमाने पे कई गांवों को घेर करके एक तरह से ग्रीन हंट का ही रिपीट होना दिख रहा है इसमें। तो आदिवासियों का विश्वास अर्जित क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी। क्योंकि नक्सल समस्या तभी खत्म हो सकती है जब हजारों वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हुए लोगों के बीच में सरकार को एक मजबूत और न्यायपूर्ण सरकार है ये छवि स्थापित की जा सके। नक्सलियों का अपना तरीका होता है, वो सरकार के खिलाफ जनता के बीच में लामबंदी करते हैं, लेकिन सरकार अपनी विश्वसनीयता कब स्थापित कर पाएगी कि नक्सलियों से जनता दूरी बना के रखे और सरकार उसको बेहतर लगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन रथ साहब आप देखेंगे जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, आत्मसमर्पित रथ साहब जिस तरह से जो आंकड़े आए हैं सामने, ऐसा तो है नहीं कि नक्सली रोज पैदा हो रहे हैं। जो कोर ग्रुप है, और कोर ग्रुप वहां के कुछ आदिवासी जो गांव के लोगों को टेम्परेरी तौर पे जोड़ते हैं, तो जो अभी तक का जो एक अभियान है, अभी तक जब से माओवाद चालू हुआ है, 16 अप्रैल को जो कांकेर में जो 29 नक्सली एक साथ मारे गए थे मुठभेड़ में, ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अगर यही गति रही तो क्या आपको नहीं लगता है कि नक्सलवाद फैलाने वाले या उनके सिद्धांतों को मानने वाले कोर ग्रुप के लोग ही नहीं रहेंगे तो नक्सली समस्या नहीं समाप्त हो जाएगी क्या? जी देखिए, ये अगर केवल कुछ लोगों के बीच ये विचार फैला हुआ हो, ऐसी बात अगर सोच के चला जाएगा तो वो गलती होगी, क्योंकि ये कुल मिलाकर के अपने संसाधनों पे अपने फायदे और नुकसान को देखने वाली बात है। क्योंकि मुझे लगता है नक्सल समस्या 1980 के आसपास में छत्तीसगढ़ में आइडेंटिफाइड हुई, और उस समय का जो दौर था उसमें नक्सलियों का जो अटैक होता था वो फॉरेस्ट के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों पे होता था, जो आदिवासियों के खिलाफ कुछ कड़ाई दिखाते थे तो उनके ऊपर नक्सली अटैक करते थे। लेकिन आज का आदिवासी इंटरनेट एज का आदिवासी है, वो वर्ल्ड वाइड जुड़ चुका है, उसको भी पता है कि उसके स्थानीय अधिकार क्या हैं, उसके वनाधिकार क्या हैं, उसके अलग अलग जो संवैधानिक अधिकार क्या हैं, और उसको वर्तमान में मिल क्या रहा है। उसके सामने बाबा अंबेडकर का संविधान भी है, और उसके सामने उस संविधान को नहीं मानने वाले नक्सली भी हैं, और उसके सामने प्रशासन भी है जो संविधान को मानने की बात करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें उसको हासिल नहीं हो पाई हैं। आप देखिए, छत्तीसगढ़ को बने 24 साल होने जा रहे हैं। 24 साल में आप देखेंगे कि जो भाजपा का शासनकाल है वो 16 साल का करीब है, और 7 साल कांग्रेस का शासनकाल है। इसके बावजूद अभी तक के हर साल जो है चारपाई पे मरीजों को लेकर के मीलों चल करके कस्बे के अस्पताल तक के मरीजों को पहुंचाया जाता है, क्योंकि पहुंच मार्गों का उस तरह से 12 महीने चालू रहने वाले पहुंच मार्गों का निर्माण नहीं हो पाया है जी। अस्पतालों का नेटवर्क, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उस तरह से मजबूत नहीं है। अभी पिछले दिनों डॉक्टरों की जो नियुक्ति हुई है उसमें भी रिमोट एरिया में चिकित्सकों की नियुक्ति कम हुई है,
हालांकि वो संविदा नियुक्ति है, लेकिन उसमें भी रिमोट एरिया में कम चिकित्सक हैं और बड़े कस्बों में चिकित्सकों की नियुक्तियां ज्यादा हुई हैं। तो उससे ये भी पता चलता है कि सरकार संवेदनशील है या नहीं है। क्योंकि डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, वहीं पर झाड़ फूक होता है, वहीं पर धर्मांतरण की बातें होती हैं, क्योंकि मरीज ठीक होना चाहता है किसी भी तरह से, और वो ठीक होने के लिए अगर दूसरी ताकतें उसको मदद करती हैं तो वो उनके और उसका परिवार झुकता है। तो ये सब मूल समस्याएं हैं। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को हम लोग आजादी के इतने सालों बाद तक गांव तक के सुलभ नहीं बना पाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सत्तारूढ़ पार्टियों की कमजोरी है, जिसका फायदा दूसरे तत्व उठाते हैं, जिसमें नक्सली भी शामिल है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमको चाहिए कि जनता को अधिक से अधिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, साहब अभी तो नक्सलवाद की सफाई की बात हो रही है, जमीन पर होने वाली चीजों का फायदा भी ले सके। अभी तो नक्सलवाद की सफाई की बात हो रही है। नक्सलवाद किस तरह से समाप्त हो, छत्तीसगढ़ किस तरह से नक्सल प्रभावित जो प्रदेश है वो किस तरह से मुक्त हो, अभी तो इसकी बात है। लोकतंत्र की खैर बाद में बात करेंगे। अजय जी, आप रायपुर में भी आपने अच्छी खासे समय बिताया है, रिपोर्टिंग की है, वहां पत्रकारिता की है। उस समय भी ऐसा लगता था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाने में पुलिस भी डरती थी। हालांकि जैसा कि रथ साहब ने कहा है कि पहले वो लोग केवल खाकी और वन अधिकारी जो रहते थे, वन कर्मचारी रहते थे, उनको टारगेट करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जो आदिवासी हैं उनको ये लोग परेशान करते हैं। लेकिन अब ये दूसरी तरह की समस्या बन गई है। एक तरह से उस तरह समस्या बन गई कि सीधे टक्कर लेने लगे हैं, बाकायदे पूरे बटालियन के साथ टक्कर लेने लगे। आपने भी सुना होगा, कई बार ऐसा हुआ, जेल में अटैक कर करके पूरे जो नक्सली बंद थे उनको छुड़ा ले गए, या पूरे के पूरे कैंप में उन्होंने हमला करके 70, 72, 75 लोगों को शहीद कर दिया। लेकिन ये जो अभी अभियान चालू हुआ है, हमें लगता है कि काफी दिनों बाद 7 राज्य 8 राज्य जो भी प्रभावित हैं उनके सबके डीजीपी और सीएस बैठकर और केंद्रीय मंत्री के साथ चर्चा करेंगे। क्या इसके परिणाम बेहतर आएंगे, समस्या समाप्त होगी, या इसको सामाजिक रूप से जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी? नहीं एसपी साहब, ये हमने साथ जो बैठक लेने जा रहे हैं कोई नई बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी स्थायी व्यवस्था है, वो भारत सरकार की स्थायी व्यवस्था है। जब भी केंद्र में गृह मंत्री होते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, नक्सलिज्म को भी लेकर के है, एंटी डकैती क्षेत्र को लेकर भी है, स्मगलिंग को लेकर भी, तमाम जो मुद्दे होते हैं इंटरनेशनल पुलिस से जुड़े होते हैं, सॉरी अंतर्राज्यीय जो पुलिस से जुड़े होते हैं, उनके सबको लेकर अलग अलग ऑपरेशनल एक सिस्टम बना हुआ है। उसकी बैठकें कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनी हुई हैं। उन कोऑर्डिनेशन कमेटीज की बैठकें अक्सर होती रहती हैं। छत्तीसगढ़ में होती है, कभी उड़ीसा में होती है, कभी मध्य प्रदेश में होती है। अक्सर ये बैठकें होती रहती है समय समय पर। पिछले कुछ बहुत दिनों बाद ये बैठक होने जा रही, मेरे ख्याल से पहले उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में बैठक हुई थी, उसके पहले बहुत दिनों बाद बैठक होने जा रही तय है। मैं जो समझ पाता हूँ इतने दिनों में, पिछले 20-25 साल से करीब 30 साल से हम लोग जर्नलिज्म में देख रहे हैं और नक्सलिज्म को नजदीक से देखा है, कि मुझे लग रहा है कि जो मेरी बात से बहुत लोग ना सहमत हो, लेकिन रथ भाई जरूर सहमत होंगे कि जिस दिन सरकारें चाह लेंगी कि पॉलिटिक्स में नक्सलिज्म और नक्सलिज्म में पॉलिटिक्स ये दोनों अलग अलग जिस दिन हो जाएगा, उस दिन ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। देखिए मध्य प्रदेश में जो डकैती समस्या थी उसमें भी वही था, मध्य प्रदेश मिला हुआ था, उत्तर प्रदेश पूरा मिला हुआ था, राजस्थान का इलाका शामिल था। धीरे 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 उस समस्या को दूर किया गया। आज तीनों इलाके मध्य, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोई भी एक लिस्टेड डकैत यहाँ पर नहीं है। तो जिस दिन सरकारें ये चाह लेंगी, दूसरा ये था कि जो वास्तविकता ये है कि जो डेवलपमेंट के हमारे सड़कें वहाँ तक बन गई हैं, लेकिन सड़कों के किनारे रहने वाले गांव, आप बिल्डिंग बहुत अच्छी बना रहे हो, डॉक्टर वहाँ, लेकिन डॉक्टरों की पोस्टिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हो? डॉक्टर वहाँ से रहते नहीं है। किसी की सीएम से अप्रोच है, किसी डीएम की अप्रोच है, किसी की हेल्थ मिनिस्टर से अप्रोच है, वो 5 दिन रहता फिर चला आता है। जिस दिन सरकार ये चाह लेगी कि कोई भी डॉक्टर जिसका 2 साल का एग्रीमेंट है वो उस गाँव में रहेगा ही, आप देखिए धीरे धीरे वो डॉक्टर उस नक्सलियों से ही मिल जाएगा, और वहाँ का जब दवा बनेगी, उनको इलाज मिलेगा, सुविधा मिलेगी, तो सब चीज़ें अपने आप, उनका जो रोष है, उनकी जो गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा। वहाँ अगर कंट्रोल की दुकान खुलती है और कंट्रोल की दुकान ईमानदारी से खुलती है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो आदिवासी है वो नक्सली के पास नहीं जाएगा, वो सरकार के पास आएगा। तो सीधा सा मतलब है कि अमित शाह जी बैठक ले लें या मुख्यमंत्री जी बैठक ले लें या कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें शुरू हो, एनसीआरबी के आंकड़े आ जाएं, एससीआरबी के आंकड़े आ जाएं, सबसे पहले आपको भरोसे में लेना पड़ेगा। जो तमाम प्रोजेक्ट चलते हैं, सरकारें अपनी वाहवाही के लिए प्रोजेक्ट चलती हैं, चाहे वो सरवा जुनून का प्रोजेक्ट रहा हो, ग्रीन हंट का प्रोजेक्ट रहा हो, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं, उनको धीरे 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 करके एक प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा कि उनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उनका ईमानदारी से एनालिसिस करना पड़ेगा। उस ईमानदारी के साथ लाए गए रिजल्ट को हम जाकर एनालिसिस करके ठीक करेंगे तो नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। बैठकों से या गोली की दम पर या बंदूक की दम पर नक्सलिज्म नहीं खत्म हो सकता। और फिर मैं वही कह रहा हूं कि नक्सलिज्म से राजनीति और राजनीति से नक्सलिज्म
आप खत्म कर देंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों रावटे जी राजनीति से नक्सलिज्म से राजनीति खत्म कर देंगे तब कुछ समस्या हो सकती है। और दूसरा मेरा सवाल है, जो सरकार की योजनाएं हैं, योजनाएं तो बहुत तरह से चलाई जाती है, उन योजनाओं का लाभ नीचे तक, जो सुदूर अंचल में जंगलों में बसे आदिवासी गांव हैं, 2-2 4-4 घर के गांव होते हैं, वहां पे क्या इनको ये योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा? जैसा इन्होंने कहा है कि डॉक्टर अगर वहां पोस्टेड रहे, परमानेंट रहे, तो क्या उनका परिवर्तन होगा, मन परिवर्तित होगा, उनका हृदय परिवर्तन होगा क्या, जो माओवाद की तरफ बढ़ रहे हैं? रावटे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही जी। मेरा सवाल आपने सुना कि मैं फिर से दोहराऊं? कोई भी योजना हो, कागज में रहेगा, कोई भी योजना हो कागज में रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा जी, उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को बहुत ही सूझबूझ से काम करना होगा, क्योंकि जैसा आज नक्सलाइट के नाम से आदिवासी मारे जा रहे हैं जी, जैसे पुलिस मुठभेड़ में नक्सलाइट मरते हैं तो नक्सलाइट लोग स्वीकार करते हैं कि हमारा इतना आदमी मारा गए। वैसी पुलिस जब मारती है आम जनता नक्सलाइट को, तो उसमें आधे पुलिसकर्मी रहते हैं, आधे आम ग्रामीण रहते हैं, तो उसको स्वीकार क्यों नहीं करती पुलिस? तो मीठा मीठा बोल के गप गप और कड़वा लोग थू थू करते हैं। ये पद्धति कब तक चलेगा? और दूसरी बात और कहना चाहता हूं मैं कि जो नक्सलाइट मुठभेड़ में मारे गए जवान जो गांव के भर्ती हुए थे, बस्तर बटालियन हो, चाहे एसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, उनको गांव में स्टैच्यू बना के लगाना चाहते हैं गांव वाले। ये बीजापुर की बात कर रहा हूं, उसको गांव में जगह नहीं मिल रहा है, 1.5 फीट जगह। और यहां सरकार थोथी घोषणा करते जा रही, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और अभी बड़ी बात और बता रहा हूं, मानपुर क्षेत्र में 1-2 लोगों को बिना सबूत के गिरफ्तार किए हैं और पूरे गांव के गांव वालों को परेशान कर रहे हैं। और सांसद का इतना दबाव है बीजेपी का कि तुम लोग या तो बीजेपी शामिल हो या फिर गांव छोड़ो। ये क्या तरीका है? तो गांव में संतुष्टि नहीं है, गांव सुरक्षित नहीं है, गांव के आदमी अपने अधिकार की बात नहीं कर सकता, तो नक्सलाइट तो पैदा होंगे। जी, आपने गांव वालों को सुविधा नहीं दिया, उल्टा प्रताड़ित कर रहे हैं। रावटे जी, आपने एक बात कही, हम जिस गांव की बात कही आपने, गोलापल्ली तमाम जगह की बात करते हैं। रावटे जी, जिस गांव की आपने बात कही कि 1-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूरे गांव के लोगों को इस बात पर परेशान किया जा रहा है कि तुम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, वो गांव कौन सा है जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनको किस आधार पर गिरफ्तार किया? उन पर आरोप लगाए हैं रात में 12 बजे जाके कि आपके यहाँ निकला है। उसकी बच्ची बोल रही है कि ये पुलिस वाले लाक रखे हैं, ये मानपुर के पास का है। और बाकी उसके क्या रखे हैं, क्या रखे हैं गांव के हमारे क्या रखा है, क्या आरोप लगा रहे हैं? फिर से एक बार बताएंगे। रोज परेशान कर रहे हैं। रावटे जी, क्या आरोप लगा रहे हैं, बताएंगे एक बार फिर से? उनके यहाँ कुछ बैग ले जाके रखे और उसको बैग ले जाके रखे और पुलिस वाले हैं उसको खोज के निकाल रहे हैं रात के अंधेरे में। पूरे उसके बच्चे परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये नकली है, ये खुद इन लोग लाए हैं करके, और उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिए हैं। अब आसपास के बाकी गांव वालों को परेशान कर रहे हैं, तुम लोग ऐसा किए वैसा किए। और जो भी है, जैसे मैं कह रहा हूं कि आदमी नक्सलाइट मरने के बाद इनाम घोषित करते हैं आपके तरफ से, शासन के तरफ से, किसके ऊपर 5 लाख इनाम था, 10 लाख इनाम था। वो पहले से क्यों सूची जारी नहीं कर देते हैं कि चिन्हांकित नक्सलाइट है, इसके ऊपर 20 लाख इनाम है, 5 लाख है, तो गांव वाले उससे संपर्क ही नहीं करते। आपके पास अगर सबूत है, FIR दर्ज है, तो थानेदार, SP, DSP जो भी है वो पहले से डिक्लेयर करे पेपर में। ये तो करते नहीं है।
और मरने के बाद घोषणा करते हैं इसी पर इतना इनाम है और आपस में बांट लेते हैं। ऐसा भी समस्या है जी। और अभी बीजापुर में सरस्वती कड़ियामी लड़की शिविर में थी बीजापुर में, उसका रेप हो गया, मर्डर हो गया, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है वो। तो क्या व्यवस्था है सरकार का? सिर्फ घोषणा है। सारकेगुड़ा मर्डर कांड का जांच हो गया, न्यायिक जांच, एसडीएम भी जांच करते होंगे हर प्रकरण में। आपने कोई रिपोर्ट देखा आज तक? तो हम लोग कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे और आप जो बाजा बजाओगे उसी में नाचते रहेंगे? जी, ये बहुत गलत बात है और समाज अब समझ चुकी है। सिर्फ आपको यहाँ का लोहा, टीन, बॉक्साइड यही चाहिए, इसीलिए रोड बनाएंगे। बॉक्साइड कैसे निकल के आ जा रहा है, लोहा कैसे आ जा रहा है, टीन कैसे आ जा रहा है, इसको कोई नहीं देख रहा है। ये सप्लाई हो रहा है बाकायदा, लेकिन मारे जा रहे हैं आदिवासी। चाहे रात में हो चाहे दिन में मरेगा आदिवासी। पीठ में लगे गोली या पेट में लगे, मरेगा आदिवासी। और ये दोनों शासन प्रशासन का एजेंडा है, आदिवासी खत्म करो। कोई नक्सलाइट खत्म करने का काम नहीं कर रहा है। हम भी चाहते हैं नक्सलवादी खत्म हो, लेकिन प्लानिंग क्या है आपका? आप घोषणा करके चले जाते हैं। रावटे जी, आप कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस भाजपा क्यों आदिवासियों को खत्म करना चाहेगी? आप कह रहे हैं कि आदिवासी खत्म हो, इनका ये मूल उद्देश्य है। क्यों खत्म करना चाहेंगे? हाँ, मैं दावे से कहता हूं खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए तो जो 600 गांव जुड़े उसको बसाए नहीं। आप नए राजधानी बसाइए, सेक्टर 29 खाली है। आप बोलते हैं नए राजधानी में हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। किसका पॉपुलेशन बढ़ाओगे? जो बंगाल से आ रहे हैं उनका पखांजूर में बसाए हैं। 70, 78 में, 71 में, 65 में करीब 65,000, 15,000 लोग थे। आज 4 लोग आ गए, कोई सर्वे नहीं कर रहा है, उनकी नागरिकता नहीं है। तो आप उड़ीसा से, आंध्रा से जो गांव छोड़ के गए हैं उसको रायपुर में राख क्यों नहीं बसाते हैं? बस्तर में ही क्यों बसाएंगे? और यहाँ के मंत्री बोलते हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? तो पुलिस क्या कर रही है? उसकी सुरक्षा गारंटी नहीं ले रही है, तो सिर्फ मरने के लिए छोड़ रहे हैं। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है रावटे जी। बताइए ना, जब मन लगेगा रहेंगे, बाद में अपने गांव चले जाएंगे जब आप शांति स्थापित कर दोगे। जिस सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाग बहरा जी प्रतिनिधि के रूप में हैं हमारे साथ। बाग बहरा जी, जो इन्होंने बात कही है, सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि आप उन नक्सलाइटों को जो इनामी है उनका पहले क्यों नहीं घोषित करते? उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है अभी रावटे जी ने कि बाद में जब मर जाता है तब आप डिक्लेयर करते हैं कि इतने लाख का इनामी था। अगर एक सूची जारी हो जाए, फोटो सहित भी होगा, तो हो सकता है ऐसे जो आदिवासी गांव के लोग जो नहीं जानते हैं कि नक्सली है ये, वो भी उनसे सावधान हो सकते हैं, या पुलिस को, प्रशासन को बता सकते हैं कि ये फला नक्सलाइट यहाँ पे उपस्थित है। तो ये चीज तो आप लोग करवा सकते हैं राज्य स्तर पे। दूसरा, वो कह रहे हैं कि एक सांसद के ऊपर आरोप लगाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने के लिए पूरे गांव पर प्रभाव डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। देखिए, रावटे साहब का मैं पूरा सम्मान करते हुए ये कहना चाहता हूं कि जो बातें ये कह रहे हैं, अगर ये वास्तव में सत्य है तो निश्चित रूप से मैं ये विश्वास करता हूं कि आज जब हमारे यहाँ की राष्ट्रपति, जो आदिवासी हमारी बहन है, वो राष्ट्रपति हैं, जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शाह जी आदिवासी हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अमित शाह जी जिन्होंने कश्मीर में इतने सालों से जो आतंकवाद फैला हुआ था उसको कुछ हद तक, काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। एक इस प्रकार की चीजें जब हमारे पास उपलब्ध है, इस प्रकार का नेतृत्व उपलब्ध है, तो मैं ये विश्वास करने के लिए तैयार हूं कि जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, ये सारी बातें जो वहां पर जो अंदर घट रहा है, वो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में होगा ही, और उस दिशा में सरकार
आदिवासी भाइयों को न्याय देने के लिए हमेशा तत्पर है। हमारी सरकार जो आदरणीय साई जी के नेतृत्व में सुशासन लाना चाहती है, वो नक्सलियों से बातचीत करने के लिए भी तैयार है और एक अच्छी पुनर्वास नीति भी उन्होंने अपने सामने कही है कि आप हमको नक्सलियों से कहे हैं कि आप हमको बताइए कि आप कैसे पुनर्वास नीति चाहते हैं, वो हम करने को तैयार हैं। तो सरकार किसी भी हालत में यहां पर नक्सलवाद को खत्म करना चाहती है, उन आदिवासी भाइयों को फिर से मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है जो किसी कारण से भटक गए हैं, किसी प्रकार के भड़कावे में आ गए हैं, उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि 5000 लोग जो है जेल के अंदर निर्दोष आदिवासी बंद हैं नक्सल बोल करके। तो जब इनकी 5 साल की सरकार थी तो इन 5000 लोगों को क्यों नहीं छुड़वाया? इन्होंने कहा कि हजारों लोग तेलंगाना और इधर उधर भटक रहे हैं, उनको जो है ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो आप 5 साल में क्या किए, क्यों नहीं किए? तो इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करने की जगह सारे लोग अपन आपस में मिल करके, इसमें कोई भी हो, चाहे हमारे आदिवासी समाज के भाई हो, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता हो, चाहे देश के कोई भी नागरिक हो, और जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो 7 राज्यों की जो एक कोऑर्डिनेशन बेस कमेटी जो उनकी जो मीटिंग हो रही है, उसमें एक हल निकालने की कोशिश हो रही है कि ये जो आंतरिक शांति जो खत्म होता है, जिसके कारण हमारा विकास रुकता है, जब तक यहां पर नक्सलवाद खत्म नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, तब तक विकसित छत्तीसगढ़ का सपना हम पूरा नहीं कर सकते। और जो हमने मोदी की गारंटी में जो घोषणा पत्र जारी किया, भगत जी आ रहा हूं, उसमें एक प्रमुख जो है घोषणा यहां पर नक्सलवाद को समाप्त करना भी है। इस कारण से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर हम भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत गंभीर है और किसी प्रकार के बिना दबाव के सारे लोगों के सहयोग से हम यहां पर नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं। बाघ बहरा जी, जो एक ये बात आई है कि भाई नक्सलाइटों की जो इनामी है उनकी एक सूची अगर फोटो सहित जारी कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि रावटे जी अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि मरने के बाद भाई कोई जानता नहीं है कि नक्सलाइट है, निरीह आदिवासी है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं और लगता भी रहा है, और उसके बाद उसका इनाम घोषित करते हैं, तो अगर पहले हो जाए तो क्या कोई इसमें उनकी पहचान बताने पे क्या प्रशासन को नक्सलवाद समाप्त करने के लिए कोई परेशानी आएगी? देखिए, मेरे को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन रावटे जी जो बोले हैं मैं सरकार के संज्ञान में ला दूंगा। जी जी, भगत जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये समस्या जो एक रावटे जी ने उठाई है कि पहले से ही सूची जारी होनी चाहिए। 5 साल भूपेश सरकार भी रही है, क्या उसने जारी की है कि ये नक्सलाइट है, इनामी है? जारी तो नहीं की है, मगर ये बात जरूर है कि ये किसी मामले में हुआ था, ये बात मुझे जानकारी है जी। श्री परेश जी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी है, हमारे सीनियर मैन भी है, उनको ये बात बता देना चाहता हूं कि लगभग 2300 निर्दोष लोग जो जेल में बंद थे, कांग्रेस के जमाने में वो छोड़े गए जी, और 3000 स्कूल बंद थे, वो स्कूल चालू हुए। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जब से अभी विष्णुदेव जी की सरकार बनी है, उस दरमियान ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो ऐसे क्षेत्रों में खर्चा करने की जरूरत थी जिससे आदिवासियों का लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो, वो महतारी बंधन योजना जैसी चीजों में बांट करके उनने ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा था उसको उसमें डाइवर्ट कर दिया। अब उनको इन्हीं क्षेत्रों में इसका खर्चा करना था। देखिए, मैं आपको जो बात बता रहा हूं, मेरे पास पर्याप्त आधार नहीं होता तब तक कोई मैं बात नहीं करता। मैं ये बात कहता हूं, अंदर खाने जो बात जी आ जाऊंगा आपके पास, भगत जी की बात अंदर खाने जो बात आती है, जो पुष्ट समाचारों से 3000 4000 पर मंथ के बेस पे जवान हमारे लोग जो सर्विस करते हैं, जवान हमारे जो लोग हैं सर्विस की चाह रखते हैं, सड़कों में सुबह दौड़ते हुए बस्तर और बीजापुर के एरिया में दिखते हैं, उनको ये लोग नक्सली लोग अपने झांसे में ले आते, इसलिए कि बेरोजगारी वहां दम तक है, वहां कमाई का कोई साधन नहीं है, तो ऐसे लोगों को वहां करना चाहिए। आज की तारीख में आप भी और हम भी देखते हैं, ये जो 4 साला सुरक्षा कर्मी बना देते हैं, तो ऐसी स्थिति
भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की हुई है। और मैं ये नहीं कह रहा, शुभ्रांशु चक्रवर्ती जी की एक किताब है, उसमें यह लिखा हुआ है कि वर्तमान में जो विधायक है उसके घर नक्सलियों का आना जाना और खाना होता था। यह प्रमाणित है, पिछले 15 बरस तक उनने उस बात का खंडन नहीं किया। तो ये लोग नक्सलियों के पोषक रहे, उनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इतनी उम्मीद तो हम करने का अधिकार रखते हैं कि ये जितने लोग हैं नक्सलियों की समाप्ति के लिए, आप और हम, जैसे आदरणीय रथ साहब ने, वरिष्ठ पत्रकार श्री रथ जी ने अक्षरशः सही बात कही, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जब तक कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं हो, उनके समर्पण के लिए अच्छा कोई जब तक पॉलिसी ना हो, जैसे कि पखांजूर जैसे इलाके में अन्य जगह के लोग बसे हुए हैं और वहां के स्थानीय लोग वीराने से हो गए हैं, जो इक्के दुक्के पाए जाते हैं, उन सबके रहने करने की पूरी व्यवस्था अगर जब करेंगे तो ये नक्सली समस्या का समाधान करने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। ये भारतीय जनता पार्टी को आज करने का समय है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन उनसे ये बात की गुजारिश करते हैं कि ये काम वो करे। अब उनको तरक्की की जगह में, आदिवासियों की तरक्की, जंगलों में रहने वालों की तरक्की की जगह में उनको धर्मांतरण जैसी ऐसी चीजों में ठूस देने का काम करते हैं जहां केवल और केवल अंधभक्त पैदा होंगे। तो इस तरह की चीजों से उनको गुरेज करना चाहिए, इस तरह की चीजों से दूरी बना के रखना चाहिए। वहां कौन से स्कूल भवन भी है उस तरफ ध्यान रखना चाहिए। वहां से कौन से आंगनबाड़ी में कितने बच्चे हैं, उसके पोषण के लिए क्या होना चाहिए, उसके होना चाहिए। बिल्कुल भगत जी, स्थिति में यह है कि ये जो बंटवारा करते हैं अनाज का, खाने के लिए जो दलहन तिलहन का बंटवारा करते हैं, उनको अगर चेक करने के लिए अगर कहा जाए कौन सा पैमाना है कि वो सही है या नहीं है, वो पैमाना तक इस सरकार के पास नहीं है। अगर पैमाना हो तो आदरणीय परेश जी बता दें। जी बिल्कुल भगत जी, थोड़ा समय कम है। परेश जी, आप बहुत संक्षेप में जो बात कहना चाह रहे थे, भगत जी जो आरोप लगा रहे थे, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात कहें। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि हमने 2300 निर्दोष जो है आदिवासियों को जेल से छुड़वाया। मतलब अभी कोई भी 5000 जो आदिवासी निर्दोष की बात कह रहे थे, ये मतलब वो निर्दोष नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ। दूसरी बात ये थी, अभी जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय महंत जी और जो यहाँ पर इनके आबकारी मंत्री थे, जब झीरम कांड हुआ था तो हॉस्पिटल में उस दृश्य को, वीडियो को सब लोगों ने देखा है। क्या नेता प्रतिपक्ष ने आदरणीय आबकारी मंत्री कांड को तो धर्मलाल कौशिक ने ये लगवा के रुकवाया है जनाब। जनता पार्टी में ऐसा है तो इसका से मैं आपको मत बोलिए जनाब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। जी आप कृपया मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला था। आप अपने बारे में बोलिए। और दूसरा ये है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी दुनिया भर की बढ़ गई है। सर्च ऑपरेशन के लिए अलग अलग जो है इक्विपमेंट आ गए हैं, ड्रोन सिस्टम हो गया है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर तक जा रहा है, इंटरनेट जा रहा है, मोबाइल जा रहा है। वहां का युवा जो है मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, इस कारण वो नक्सलियों के दबाव में अब नहीं आ रहा है और नक्सली धीरे धीरे अपने जो पुराने विचार हैं उससे वो प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है वो आपके बोलने पर भी विश्वास करना चाहती है। अगर आप बोलेंगे, बोली के बदले आप गोली चलाएंगे तो वो गोली का जवाब गोली से देगी, लेकिन इनको खुशी नहीं होगी। किसी की मौत में हमारी सरकार खुश नहीं होती, उनको भी अंदर से पीड़ा होती है। चलिए भागवराज रथ साहब, थोड़ा संक्षेप में, जो भी बैठक होने जा रही है उसके कितने सकारात्मक परिणाम निकलेंगे या ऋणात्मक भी निकल सकते हैं? रथ साहब, बहुत संक्षेप में। जी। मुझे लगता है कि अगर सरकार की मंशा सही है, सरकार की नीयत सही है, तो इस बैठक से अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम भी निकल सकते हैं, क्योंकि सरकार को जनता के प्रति संवेदनशील दिखना है, प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील दिखना है, सुरक्षा बलों को जनता के प्रति संवेदनशील दिखना है। आदिवासी इलाके में घूम रहा, जंगल में घूम रहा हर व्यक्ति नक्सली है, ये धारणा बदलनी होगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आदिवासी इलाके के बिल्कुल कम उम्र के युवाओं को नक्सल की तरह ट्रीट किया जाता है, जिससे उनके परिवार के लोग ऑलरेडी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। तो सरकार को उससे बचना चाहिए, थोड़ा उस तरह की चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए और जनता के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जल्दी चलते अजय जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे जो भी बहस हुई है उसमें एक टिप्पणी संक्षिप्त। कुल मिलाकर ये कहे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें अक्सर हुआ करती हैं, विभिन्न मुद्दों पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो फैसले होते हैं उन पर अमल किया जाए और उसमें कोऑर्डिनेशन जो कि
कश्मीर में हुआ या इसके पहले पंजाब में हुआ या बाकी जगह जिस तरह हुआ उन या मध्य प्रदेश में एंटी डकैती में हुआ कि पॉजिटिव सोच और साथ में साथ डेवलपमेंटल सोच, इसके साथ जब काम शुरू होगा तो नक्सली समस्या को खत्म करना कोई बहुत बड़ी चुनौती अब नहीं रही है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बागवारा जी आपका, भगत जी आपका, रावटे साहब आपका, रथ साहब आपका और अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे और नक्सलवाद की समस्या को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के दौर को लेकर। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल में नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया था, जिसके बाद से प्रदेश में नक्सलवाद का दायरा सिकुड़ जरूर रहा है, लेकिन पूरी तरह से भी खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्री के दौरे के बाद नक्सलियों के खिलाफ एक्शन प्लान में तेजी आएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।